का पेपर का सबसे बड़ा इशू ये है कि ऑब्जेक्टिव चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कैंडिडेट्स। तो प्रेस ही लिखते रहते हैं पूरा साल, बाकी चीज़ों को फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव चीज़ें करके जानी है, करेक्शन, पंक्चुएशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, जितनी भी चीज़ें करके जानी है। अल्टीमेटली लाइफ सेवर यही चीज़ें बनती हैं आपके लिए। वो कैब हो सकती है करें मैक्सिमम, ये नहीं कि टारगेट रखना है डेली के 5 वर्ड्स कर लें, 10 वर्ड्स कर लें, 3 महीने में जितने होते हैं वेल एंड गुड। देखिए अगर आ गए तो आप एडवांटेज पे होंगे ना, ये बात तो है। कोई नुकसान किसी चीज़ का तो उसको ऐड करें, वो कैप अच्छी ऐड करें, अपनी राइटिंग में भी ऐड करें वो कैप को, और इन चीज़ों पे फोकस करें। ये चीज़ लैग कर रही है। जो भी अपने पेपर्स चेक किए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव चीज़ों में बच्चे बहुत वीक हैं। सिर्फ सारा साल प्रेस ही लिखते रहते हैं आप लोग, और कंप्रीहेंशन वगैरह जो है उस पर फोकस करते हैं। और ट्रांसलेशन में उर्दू इतनी मुश्किल होती है वर्ड्स की। देखिए ये तो अब सबके लिए मुश्किल है ना, एक पैराग्राफ आ गया है, सबके लिए ही मुश्किल है। तो जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी उसने ज़्यादा वर्ड्स देखे होंगे उर्दू के, तो वो एडवांटेज पे है। तो इन चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है आउटलाइन के हिसाब से कि कहते हैं कि अगर कोई केस स्टडी कोड करें आउटलाइंस में, तो कोशिश करें कि हर मेन हेडिंग में आपकी केस स्टडी हो, या आप दें या एक या नहीं दें। ऐसे नहीं हो कि एक मेन हेडिंग में दे, 2 को छोड़ दें। तो ये सही है कि फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि केस स्टडी हो, या कोटेशन, आपका आउटलाइन का एक पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर देखता है कि क्या आर्गुमेंट्स का पैरेलल स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर आप केस स्टडी डाल रहे हो किसी में और किसी में नहीं डाल रहे, तो अल्टीमेटली आउटलाइन का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है। एग्जामिनर को आइडिया नहीं हो रहा कि नेक्स्ट आर्गुमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 4 लाइनों का आर्गुमेंट है, ये 1 लाइन का है, फिर 3 का, तो स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है। आपने डालना है तो सब में डालें, अगर नहीं डालना तो फिर किसी में ना डालें। और दूसरी बात, या तो आप सेंटेंसेस फॉर्म में लिखें सारी आउटलाइन, या फिर फ्रेजल फॉर्म में लिखें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि पैरेलल स्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी होता है एग्जामिनर के लिए। आप उसे जितना रिलीफ देंगे वो आपको उतना रिलीफ देगा। आप क्या रिकमेंड करें, फ्रेजल में लिखें या सेंटेंस में लिखें? सॉरी, आप रिकमेंड क्या करें? सेंटेंस? देखिए मेरा अपना फ्रेजल था, बाकी सेंटेंस वाले भी पास हैं, लेकिन एक पैरेलल स्ट्रक्चर। आउटलाइन को एक आउटलाइन ही रखें, उसे 8 पेजेस पे ना ले जाएं। सारा एग्जामिनर वही पढ़ता है बैठ के। आउटलाइन इज जस्ट कि हमारी एक आउटलाइन। कोई भी आप आउटलाइन की डेफिनेशन देखेंगे तो बता रही होती है कि आपका आगे कैसे क्या होगा। तो उसकी बस पैरेलल स्ट्रक्चर, खूबसूरती, सफाई, जहाँ जहाँ आपके आर्गूमेंट्स आ रहे हैं उनको मेंशन करें, मार्कर से मेंशन करते A, B। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, 2 पेजेस तक लिखनी चाहिए। 2 पेजेस लिख लें, 2.5 पेजेस लिख लें, 3 पेजेस लिख लें, 7-8 पेजेस ना लिखें। ठीक है जी। आउटलाइन की कोई रूल होते हैं? मतलब वैसे हमें बताया गया था कि जीपेस्ट रूल देख लें, पहले गवर्नमेंट को डिस्कस करें, देन पॉलिटिकल एंड, तो इसका देखें वही वाली बात होगी ना, आप उसी मिथ में पड़े हुए। मैडम ने जैसे बताया कि ऐसे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे आया है, जेंडर इक्वालिटी, मिथ और रियलिटी, तो आपने एक स्टांस लेना है उस पर, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाएगा ना। अगर एक आया है ग्लोबल वार्मिंग काजेज, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन, तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो हर ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, तो उसको उस लिहाज से जो है ना हमने देखना होता है। ठीक है मैम, कभी कभी ना जो ऐसे का टॉपिक होता है उसको देख के माइंड ऐसे कह रहे थे कि इसको मैंने फ्यूचर टेंस में लिखना है, लेकिन पता नहीं प्रेजेंट में ही चला जाता है। लेकिन एक दफ़ा कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है कि इसको प्रेजेंट में लिखूँ या इसको फ्यूचर में लेके जाऊँ। वो तो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है ना, और मोस्ट प्रॉब्ली जो फ्यूचर टेंस होता है वो तो जो भी आपने अपना वे फॉरवर्ड बताना है वो पार्ट होता है थोड़ा फ्यूचर के टेंस में। और मैम जैसे मिसाल के तौर पे हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज का एक जो यूएन का इन्वायरमेंटल एक्ट है कि डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करेंगी इसमें। तो इसका जो केस स्टडी अगर हमने यही एक्ट की देनी है तो इसके एंड पे कॉलन लगाना है इस सब हेडिंग के एंड पे। मुझे बहुत इसमें कंफ्यूजन हो रही है। वो तो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना। वो जैसे सर अरसलान ने भी ये बात कही कि ये तो अगर तो वो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, ग्रामेटिकली करेक्ट बनता है, वो उसमें इस पंचुएशन की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप डालें। लेकिन अगर नहीं बनता तो फिर वैसे अननेसेसरी आप उसमें इस तरह से कॉम्प्लिकेशन ना ऐड करें। अच्छा, आपका कॉलन से रिलेटेड जो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अच्छा देखो, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, अगर आपकी जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर आप नीचे उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, आप लोग कॉलन लगा सकते हो। जस्ट अगर मैं एक वर्ड लिख रही हूँ इंट्रोडक्शन,
फिर मैं आगे नेक्स्ट मेन हेडर पे चले गई हूँ, फिर मुझे वहाँ पे मैं कॉलन नहीं लगाऊंगी। कॉलन का मकसद होता है 2 चीज़ों के लिए हम लगाते हैं, या तो हमने लिस्टिंग करनी है या हमने आगे किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है, तो फिर हम लगा सकते हैं। बाकी भी आप लोग के एसेस जब चेक हो के आएंगे फिर आप लोग उस पर डिस्कशन कर लेना। अच्छा, एक जो चीज़ है, आप लोगों को ये डिटेल्ड डिस्कशन हो चुकी है कि हमने पेपर में लिखना क्या है। अब मसला आता है कि हमने लिखना किस तरह से है। अभी आप लोग यहाँ पे किसी का क्वेश्चन था कि पाकिस्तान अफेयर्स में स्कोर नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स में स्कोर आ रहा है। सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आई स्कोर 71 इन पाकिस्तान अफेयर्स, 72 इन करंट अफेयर्स। बताने का मकसद क्या है कि हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। अच्छा, अब जब पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आता है, कोशिश करो उसको पाकिस्तान सेंट्रिक रखो चीज़ों को। जो आप चीज़ें लिख रहे हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर करंट अफेयर्स आ रहा है उसमें जब आप इंट्रोडक्शन के बाद मेन हेडर लिखते हो, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ करंट एनालिसिस लिख दो, या कोई रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज पे, फ्लड्स के ऊपर सवाल आ गया जैसे, तो उसके ऊपर अगर आपके पास फैक्ट्स हैं वो लिख दो, मेंशन कर दो। हाँ, करंट सिनेरियो लिख दो उसके ऊपर। अब अगर पाकिस्तान अफेयर्स का सवाल है उसमें पाकिस्तान सेंट्रिक कोई चीज़ ढूंढ लो। जैसे भी आप लोगों का 25 की अटैम्प्ट जो थी, जिन बच्चों ने दी होगी, एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का एथनिक डाइवर्सिटी पे, पाकिस्तान अफेयर्स में था कि करंट अफेयर्स में? पाकिस्तान अफेयर्स में। अब आप क्या करते हो, अब आप लोगों को नहीं पता, अब आप लोगों का सवाल होता है हमने फ्लो चार्ट्स किस तरह से ऐड करने हैं, मैप किस तरह से ऐड करना है। आप लोगों को लगता है कि शायद सिर्फ आप लोगों ने किसी कंट्री को मेंशन करना है, तो वहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने मैप बनाना है। अगर आपकी जगह मैं होती, मैं क्या करती, मैं एक फ़्लो चार्ट बनाती, हमारी जितनी एथनिसिटीज़ हैं, पंजाबीज़ हैं, बलोचीज़ हैं, अगर मुझे उनका स्टैट्स आते हैं कि इतने % पंजाबी हैं, इतने % बलोचीज़ हैं, मैं एक मैप बना के उसको मेंशन कर देती। क्यों? अब एक सवाल आता है, अगर जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी पे सवाल आता है, मैप बनाओ, रिवर सारे निकाल दो उसमें से, कि मैप को किस तरह से आप लोगों ने यूटिलाइज़ करना है, इस चीज़ को सीखो। सिर्फ उसको कंट्रीज़ तक आप लोग लिमिटाइज़ नहीं करो। उसके बाद जब पाकिस्तान अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आता है उसमें आप बैकग्राउंड दे दिया करो, करंट अफेयर्स में बिल्कुल बैकग्राउंड ना दिया करो। और एक जो आप लोगों ने पता नहीं आप लोगों ने कहाँ से सीख ली हुई ये चीज़ कि हमने हर चीज़ में क्रिटिकल एनालिसिस देना है, बन रहे तो दो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने वहाँ पे ज़रूर डालना है। और सबसे बड़ा आप लोगों का इशू क्या आ रहा है, जैसे भी हम लोग पेपर्स चेक कर रहे हैं, आप लोगों का डिकोडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। आप लोग क्या करते हो, लंबी लंबी डिटेल्स देना शुरू कर देते हो जो रिक्वायर्ड भी नहीं होती हैं आपसे। अब देखो, अगर आपके क्वेश्चन आया है, वो कॉजेज़ पूछ रहा है, खुद आप लोगों को मेंशन कर रहा है कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस, तो पहले आप लोग कॉजेज़ लिखो इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद, फिर कॉन्सिक्वेंसेस लिख दो। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे चाहे उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं पूछी, एक सवाल आ गया है, फ्लड्स आए हैं, उसके कॉजेज़ क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं। अब वहाँ पे रिकमेंडेशंस ऑल्दो उसने नहीं पूछी, लेकिन आप लोग दे दो कि एक जब आप एक मसला चीज़ का बताते हो ना, फिर उसके बाद आपने उसका सोल्यूशन भी बताना होता है। तो कुछ थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आप लोग काम करो। और एक और बड़ा मसला, जब आप लोग हेडर्स देते हो, बहुत आप लोग के हेडर्स किस तरह से होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, कि अपने हेडर्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाओ कि आपका वो देख के उसको पता चल जाए कि आप इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात करने वाले हो। बाकी आप लोग के जब पेपर्स हमारे पास आएंगे डिस्कशन के लिए, उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। फिर आप लोग कहते हो कि इस्लामिक स्टडीज़ में फ़्लो चार्ट ऐड करने हैं, हम लोग तो पंजाबी भी फ़्लो चार्ट ऐड करते हैं। कि अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से किस चीज़ को ऐड करना है। जैसे आप लोग में से कितने बच्चों का पंजाबी है, बहुत मेजॉरिटी का है, आई स्कोर्ड 85 इन पंजाबी, और किस तरह से कि फ़्लो चार्ट्स वहाँ पे ऐड करो। इवन मैंने तो मैप बनाया था उसमें एक, किस तरह से कि वो एक क्वेश्चन आता है हमारा मशरक़ी पंजाब और मगरबी पंजाब, वहाँ पे मैंने मशरक़ी पंजाब बना के कुछ इंडिया के मेंशन कर दिए पोर्शंस, कुछ मैंने पाकिस्तान वाली साइड पे मेंशन कर दिए। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेके आओ अपने राइटर में। हाँ, वो तो लिखना होती है ना। आप लोग एक चीज़ पता है क्या करते हो, आप एक मेन हेडर देते हो, नीचे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल स्किप कर देते हो, और वहाँ पे सिर्फ आपका ज़्यादा फोकस कभी कभी होता है सिर्फ हमने कोई चीज़ अंदर कोटेशन डाल देनी है। ऐसा नहीं होता, पहले उसको एक प्रॉपर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बाद आपने उसके नीचे कोई कोटेशन डालनी है, केस स्टडी डालनी है, एग्जाम्पल डालनी है, वो नीचे डालोगे आप लोग। और इस चीज़ को डाला करो। आप लोगों के राइटिंग स्टाइल जो है उसके अंदर रिपोर्ट्स नहीं होती, केस स्टडीज़ नहीं होती, उसमें डाला करो आप लोग। जैसे मैडम ने आगे आप लोगों को बताया, जैसे अब इस्लामिक स्टडीज़ है ना, आप लोग की वैरायटी नहीं है राइटिंग में। अब उसमें इस्लामिक स्टडीज़ में क्या है, आयात सिर्फ आप लोग का मेन फोकस होता है, उसमें आयात होती हैं, उसमें अहादीस होती हैं, उसमें बुक्स के रेफरेंसेस होते हैं, उसमें फिर कंटेम्प्रेरी राइटर्स की अगर कुछ हैं बातें वो लिख लो। 4-5 चीज़ों को लिखा करो।
मैम आप टॉपिक को कैसे बोलती हैं, मतलब फर्ज किया अभी डेमोक्रेसी की बात होती है तो आप ऐसे की बात कर रहे हो? करंट अफेयर में। ठीक है, डेमोक्रेसी पे क्या बात हुई, किस तरह से? मतलब अभी मैं ये टॉपिक तैयार करने लगी हूँ तो मैं इसका क्या क्या खोलना चाहूँगी, मतलब पाकिस्तान के रेफरेंस से, बाहर से भी, या फिर कोई बुक से भी कंसर्न करूँ, अच्छा, नेट से भी कंसर्न करूँ। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में वो डायरेक्टली तो डेमोक्रेसी पे आपको सवाल नहीं देता, मोस्टली पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे सवाल आ रहा होता है, तो आप उसको देख लो। वही अगेन, जब आप एक स्टार्ट करते हो टॉपिक, कॉजेस देखो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो, उसके सोल्यूशन देखो, फिर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई नई अगर डिमेंशन उसमें निकल आती है, फिर उसके ऊपर पढ़ के उसमें ऐड कर लो। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई मसला, कोई क्वेश्चन उसके ऊपर हो, पॉलिटिकल साइंस कोई क्वेश्चन हो तो मैडम से पूछिए। पॉलिटिकल साइंस का वो पार्ट जो हमारे पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स से लिंक करेगा, उसको हम कैसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखें? कुछ डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस उसमें ये है कि देखो, जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, ऐसे प्रेसी को निकाल के सबका एक ही, जीएसए को भी निकाल के एक ही तरीका है। स्टार्ट आप करते हो इंट्रोडक्शन से, उसके बाद जो एग्जामिनर्स ने आपसे पूछा होगा, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स का हमने डिस्कस कर लिया कि हम उसमें करंट सिनेरियो दे सकते हैं या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में आप उसको कोशिश करो हिट द बुलेट आए, सुना हुआ है ना आपने, सॉरी हिट द बुल्स आए, तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ पे जो आपसे पूछ रहे हैं सिर्फ उसको वो बताओ, कि इधर उधर उसको मत घूमो। अभी मैंने कल पेपर्स चेक किए, वो इंडस्ट्री के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन था, 2-2 पेज बच्चों ने सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर लिख दिया हुआ है, एग्रीकल्चर के ऊपर लिख दिया हुआ है। आप लोग उसको रिलेट ही नहीं करते हो। उसने आपसे इंडस्ट्री बैलेंस लेके आए क्वेश्चन के अंदर, अगर 2 से 3 पार्ट्स हैं तो हर पार्ट को इक्वली ट्रीट करें। ये होता है कि पहले जोश में जो है 5-6 पेजेस एक ही पार्ट पे आ जाते हैं, फिर टाइम कॉन्स्टेंट्स होती हैं, फिर अगले पार्ट को एक पेज पे लिख के, तो ऐसे नहीं होता। इक्वली डिवाइड करना है, रेलिवेंसी और क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कॉमन सेंस नज़र आनी चाहिए एग्जामिनर को। बाज़ वक़्त कॉमन सेंस लैक कर रही होती है, खामखाई ओवरव्यू देना शुरू कर दिया, नॉट रिक्वायर्ड, वे फॉरवर्ड नॉट रिक्वायर्ड देना शुरू कर दिया। जो उसने एक्चुअली पूछा है वो क्वेश्चन कम लिखा हुआ, तो कैसे मार्क्स देगा? फिर 5-6 मार्क्स आ रहे होते हैं जी। इसी में पॉलिटिकल साइंस में मैं ऐड करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे फ़िलासफ़र्स की बात की है, प्लेटो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन करें, तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन में बता देंगे उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, उसने क्या क्या किताबें लिखी हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ टोटली इरेलेवेंट, ठीक है। उसने आपसे थ्योरी ऑफ जस्टिस पूछा है, तो आप थ्योरी ऑफ जस्टिस का ही इंट्रोडक्शन देंगे और उसी से कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने आंसर को, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, अगेन जिनका पॉलिटिकल साइंस है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उनको बहुत प्रॉब्लम आता है कि हम इनको किस तरह से डिफरेंशिएट करें, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला मटेरियल आपका पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जा रहा होता है। लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका एक स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जार्गन्स होते हैं, वो आप पॉलिटिकल साइंस में यूज़ नहीं कर सकते, एंड सेम गोज़ फॉर अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपने रिस्ट्रिक्ट करना है पॉलिटिकल साइंस को, और उसी मेथड से आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर अटैम्प्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो आपके केसेस हैं, अगर आप वो पॉलिटिकल साइंस में कोट कर रहे हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे वो आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, और वो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी, एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस मेरा वैसे सब्जेक्ट है जी, पूछिए। सर एनवायरमेंटल साइंस को कैसे लेकर चलते हैं, मतलब उनमें से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लेते हैं, या बाकी उसे उनको मतलब इन डिटेल हम पहले अब डिपेंड करता है कि उन्होंने 20 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा हुआ है या 10 मार्क्स के पोर्शन में पूछा हुआ है। अगर 20 मार्क्स है तो फिर हम उसका एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दे देंगे कि क्यों क्योटो प्रोटोकॉल की ज़रूरत पेश आई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्योटो प्रोटोकॉल था क्या, उसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थी, कोई डायग्राम ऐड करते हैं जिसमें आप क्योटो प्रोटोकॉल का एक ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसने पूछा है कि ये सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसके आगे आफ्टरमाथ क्या है, कौन से न्यू एग्रीमेंट्स आए हैं, इसकी बेस के ऊपर वो सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। एनवायरनमेंट पे जितने भी फैक्ट्स होते हैं तो वो हम याद कैसे रखें? बोर्ड से मतलब दे के देखें, अब साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो वो तो हमें एज सच याद करने पड़ते हैं। अगर गलत नहीं लिखने, अभी मैंने देखे हैं कुछ प्रीवियस पेपर्स G1 सेशंस के, लोग अपनी तरफ से कोटेशंस बना रहे हैं। इवन एक भाई साहब ने हैरी पॉटर की भी कोटेशन डाली हुई थी रिगार्डिंग एजुकेशन,
तो ये काम नहीं करने, आप पकड़े जाएंगे, वो पीनलाइज करेगा, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये फेक है, ठीक है। इस तरह का कोई बंदा भी एग्जिस्ट नहीं करता। सोलॉजी है आप इसमें हम ऐड करेंगे कोटेशन सोलॉजी एनवायरमेंट में कोटेशंस ऐड करते ठीक है, हैं आप लोग उन एग्रीमेंट्स के ऊपर या चीज़ों के ऊपर जहाँ पे कोई हमारे लीडर्स के बयानात हैं, कॉप हुई है कॉन्फ्रेंस, उसमें किसी ने कोई बयान दिया है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, दे सकते हैं जैसे उसको। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लाइमेट पे जो कहा है वो हम लिख सकते हैं। तो इसके फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये एनवायरमेंटल साइंस की इतनी ज़्यादा फैक्ट बुक बन गई है सर, उसको मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो करेगा वो ज़्यादा मार्क्स लेगा, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं ना। लेकिन सर वो सारे फैक्ट्स इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में। देखें, आप इन्वायरमेंट का पेपर कर रहे हैं तो वो सेम एग्जामिनर वो पेपर चेक नहीं करेगा, करंट अफेयर वाला एग्जामिनर कभी इन्वायरमेंट का पेपर चेक नहीं करेगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कि इसने सेम फैक्ट्स वहाँ पे भी लिखे हैं। तो इस हवाले से जो है ना, आप रिलैक्स रहें। यूएस हिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स का है आपने? ब्रिटिश हिस्ट्री वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? जनरल टिप्स बताया थे सोशियोलॉजी। मैंने सोलॉजी बोला था। चले, अब ऐसे है कि टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं और आप पेपर्स दें, जो क्यूरीज होंगी आ जाइएगा नीचे हमारे पास ऑफिस में, पूछते रहिएगा। पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन जो है, अब वो उधर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेंच और फ्रांस का, जर्मनी का, ये सारे, चाइना के भी। जी जी। तो अब जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन जो आ रहे हैं टाइम में, उसमें पाकिस्तान भी मतलब PRI इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, उसको रिलेट कैसे कर दिया। और दूसरी बात, पाकिस्तान चाइना रिलेशन भी आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन में हम इनको रिलेशंस को कैसे डील करेंगे? ये तो आपका करंट अफेयर्स वाला अच्छा portion हाँ, बन वो जाता है। क्योंकि वो IR के अंडर आ रहा है, आपने देखा है पॉलिटिकल साइंस जो पेपर 2 है उसका पार्ट B वो बेसिकली IR ही रिलेटेड है, ठीक है सारा। तो वहाँ पे आपने फिर उसको उसी तरीके से डील करना है, जहाँ पे उससे अगर आपसे कंटेम्प्रेरी रिलेशंस पूछ रहा है, अगर वो आपसे हिस्टोरिकल रिलेशंस पूछ रहा है, तो आप फिर उसको उसी तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। मैप्स के साथ उसको जस्टिफाई करें, बाकी डायग्राम्स आपकी हेडिंग्स रेलिवेंट रहें, क्योंकि वो ही आपका IR पोर्शन में रहा है। मैं फ़िलासफ़र्स की बात कर रही थी जहाँ पे आप इररेलेवेंट चले जाते हैं। उसने पूछा आपसे एक एस्पेक्ट है, लेकिन आप उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, विच इज़ इररेलेवेंट, आप वहाँ नहीं 4 years जाओगे। से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा कि जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पूछे, कोई फीचर्स, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। तो वो IR से रिलेटेड करंट अफेयर्स के 24 में पेपर पॉलिटिकल साइंस का जो था उसमें ब्रिटिश का पूछा हुआ था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स बेसिकली एक सवाल था। दूसरा जो था वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी था, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन से पूछा हुआ था। सो 24 में ब्रिटिश का सवाल था, जिसकी ब्रिटिश हिस्ट्री थी उसने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया।